हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक कवर करवाने जा रही हूँ वो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। अब ट्रांसफ़र प्राइसिंग बेसिकली क्या है, देखो अगर हम नॉर्मली देखें तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन होता है अगर उसको ऑर्गेनाइजेशन के बाहर सेल किया जाएगा तो जिस प्राइस के ऊपर उसको सेल किया जाएगा उस प्रोसीजर को हम प्राइसिंग डिसीजन बोलते हैं। अगर हमें गुड्स या सर्विसेज को मार्केट के अंदर सेल करना है तो वो सेल करने के लिए हमें प्राइस की डिटर्मिनेशन की रिक्वायरमेंट है। जिस प्राइस पर वो डिटर्मिनेशन होगा तो उस प्राइस को हम प्राइसिंग डिसीजन बोलते हैं। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे यूनिट है, हर एक यूनिट का इंडिविजुअल प्रॉफिट कंप्यूट किया जाता है, हर एक यूनिट की इंडिविजुअल अपनी कॉस्ट होती है, तो उस केस में क्या होगा, अगर एक यूनिट जो गुड्स या सर्विसेज बना रहा है और वो सेम ऑर्गेनाइजेशन में किसी और यूनिट को उन्हीं गुड्स या सर्विसेज को सेल करता है तो जिस प्राइस के ऊपर उन गुड्स या सर्विसेज को सेल किया जाएगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो उस प्राइस को हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम इंट्रा कंपनी जो ट्रांसफ़र होती है, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांसफ़र होती है एक यूनिट से दूसरे यूनिट की तरफ, जिस प्राइस पर वो ट्रांसफ़र होती है तो उस प्राइस को हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अमूल के अंडर अमूल चीज़, अमूल बटर, अमूल मिल्क ये सब आते हैं। तो अगर अमूल मिल्क यूनिट जो है वो अमूल चीज़ यूनिट को गुड्स या सर्विसेज के ट्रांसफ़र करता है तो जिस प्राइस पर गुड्स या सर्विसेज को अमूल मिल्क से अमूल चीज़ या अमूल बटर को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उस प्राइस को हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग कह सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें है प्राइसिंग क्या होता है। बेसिकली ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या है, तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग एक ऐसा प्राइस होता है यूज्ड टू मेजर द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्निश्ड बाय प्रॉफिट सेंटर टू अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विद इन अ कंपनी। कि एक जो प्रॉफिट सेंटर है जो जिसके प्रॉफिट को कंप्यूट किया जाएगा, जो प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और वो अपने गुड्स या सर्विसेज को एक दूसरे यूनिट को ट्रांसफ़र करता है तो जिस प्राइस पर वो ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उस प्राइस को हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग बोलते हैं। तो इससे क्या क्लियर है कि अगर गुड्स या सर्विसेज को सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल किया जाएगा तो जिस प्राइस के ऊपर उसको सेल किया जाएगा तो उस प्राइस को हम नेक्स्ट है उसमें है कि मेथड क्या है ट्रांसफ़र प्राइसिंग के। ट्रांसफ़र प्राइसिंग के मेथड को वैसे तो हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि किस प्राइस के ऊपर एक यूनिट दूसरे यूनिट को गुड्स या सर्विसेज को ट्रांसफ़र करेगा। तो ये जो ट्रांसफ़र है ये या तो कॉस्ट के बेस पर हो सकता है, जितनी एक यूनिट की कॉस्ट है तो उसके बेस पर वो गुड्स या सर्विसेज को ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर जो मार्केट के अंदर प्राइस प्रिवेलिंग होता है, जो एग्जिस्टिंग प्राइस है मार्केट के अंदर, तो उस प्राइस के ऊपर गुड्स या सर्विसेज को वो एक यूनिट से मतलब दूसरे यूनिट को वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो बेसिकली इसके जो मेथड है 7 मेथड को हम यहाँ पर समझेंगे 1 बाय 1। तो जो पहला मेथड है वो है कॉस्ट प्राइस। सेकंड जो मेथड है कॉस्ट प्लस ए नॉर्मल मार्कअप। इसके बाद आती है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू द कॉस्ट, मार्केट प्राइस हो सकता है, देन स्टैंडर्ड प्राइस है, इसके बाद नेगोशिएटेड प्राइस आता है और ड्यूअल और 2 वे प्राइस हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, ये कॉस्ट प्राइस जो मेथड है ये क्या होता है, ये मेथड काफ़ी सिंपल है। इसके अंदर गुड्स या सर्विसेज की जो ट्रांसफ़र की जाती है एक यूनिट से दूसरे यूनिट की तरफ, उसका जो बेस होता है वो यूनिट कॉस्ट होती है। हम प्रोडक्शन की यूनिट कॉस्ट को लेके चलते हैं और ये जो कॉस्ट है इसको हम बेसिकली 2 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 तरह से कंसिडर कर सकते हैं। या तो वो प्रोडक्शन की एक्चुअल कॉस्ट हो सकती है और या फिर वो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो सकती है। एक्चुअल कॉस्ट में क्या होगा कि जो उन गुड्स को बनाने की जो कॉस्ट आई है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है, तो उस कॉस्ट के ऊपर एक यूनिट दूसरे यूनिट को गुड्स या सर्विसेज को ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन अगर हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करें तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो एक यूनिट के लिए टॉप लेवल के थ्रू डिटरमाइन होती है। ठीक है, ऊपर मतलब उसका डिटर्मिनेशन ऊपर से हो जाता है और उनको उन्हीं कॉस्ट के ऊपर गुड्स या सर्विसेज को दूसरे यूनिट को ट्रांसफ़र करना होगा।
अब अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट लाइक अगर एक यूनिट के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट 20 रुपये डिसाइड हो चुकी है, तो उसको अगर वो दूसरे यूनिट को गुड्स या सर्विसेज को सेल करेगा तो उसको 20 रुपीज़ पर ही सेल करना पड़ेगा। अगर उसकी एक्चुअल कॉस्ट इससे ज़्यादा आती है तो उस यूनिट को लॉस खुद ही बियर करना पड़ेगा। और अगर बाय चांस एक्चुअल कॉस्ट इस स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो उसी ट्रांसफरिंग यूनिट का होगा जो ट्रांसफ़र कर रहा है। तो कॉस्ट जो प्राइस मेथड है ये काफ़ी सिंपल मेथड है, इजीली अंडरस्टैंडेबल मेथड है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि हम जो यूनिट गुड्स या सर्विसेज को ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट कंप्यूट नहीं कर पाते हैं। प्रॉफिट कंप्यूट करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जितने में उसने गुड्स को बनाया तो उतने में उसने सेल कर दिया, तो यहाँ पे प्रॉफिट को कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये मेथड इनएप्रोप्रिएट हम मान के चलते हैं जो प्रॉफिट सेंटर का हमें एनालिसिस करना होता है। वो है कॉस्ट प्लस ए नॉर्मल मार्कअप। कॉस्ट प्लस ए नॉर्मल मार्कअप ये लास्ट मेथड के शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम करता है। जो कमियां लास्ट मेथड में थी तो उसको इम्प्रूव करने के लिए इस मेथड को ऑप्ट किया जाता है। इस मेथड के अंदर क्या है कि जो बाइंग डिवीज़न है, जो परचेज कर रहा है उससे कॉस्ट तो चार्ज की ही जाएगी, प्लस कॉस्ट के अंदर कुछ प्रॉफिट का मार्जिन भी ऐड किया जाएगा। सपोज अगर गुड्स को बनाने की कॉस्ट 10 रुपये है और हमें मान के चलते हैं कि 15% का प्रॉफिट मार्जिन भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, तो जो ट्रांसफ़र का जो प्राइस डिसाइड किया जाएगा 10 + 15% का जो प्रॉफिट मार्जिन होगा हम ऐड करके करेंगे। मींस 10 + 1.5, दैट मीन्स जो गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा वो 11.5 में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो एक प्रॉफिट इसमें ऐड कर दिया जाता है। और ये मेथड भी पहले मेथड की तरह ही काफ़ी सिंपल और काफ़ी सिंपल मेथड है, ये ईजिली अंडरस्टैंडेबल मेथड है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है वो है इंक्रीमेंटल कॉस्ट मेथड। ट्रांसफररी यूनिट से गुड्स या सर्विसेज के प्राइस को चार्ज करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है शेयर प्रॉफिट रिलेटिव टू द कॉस्ट। यहाँ पर जो इंट्रा ट्रांसफ़र्स होती हैं, तो एक जो यूनिट होता है वो किसी यूनिट से प्राइस चार्ज नहीं करता है, बस उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है जब कोई प्राइस चार्ज ही नहीं किया जा रहा तो एक यूनिट का जो प्रॉफिट है वो हम कैसे कंप्यूट करेंगे, प्रॉफिट सेंटर को एनालिसिस कैसे किया जाएगा। तो इस केस में प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए एक मेथड फॉलो किया जाता है। ये फॉर्मूला हमें गिवन है, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जिसमें जो शेयर है, प्रॉफिट का जो शेयर है वो हम कंप्यूट कैसे करेंगे। पर्टिकुलर प्रॉफिट सेंटर का प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, पूरी कंपनी के प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपनी के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रॉफिट सेंटर की कॉस्ट के साथ। ठीक है, तो उससे हम प्रॉफिट कंप्यूट कर सकते हैं। लाइक अगर पूरी कंपनी की जो कॉस्ट है वो है 1 लाख और प्रॉफिट अगर 20,000 का है और एक यूनिट की कॉस्ट अगर 10,000 है तो हम उसका प्रॉफिट कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 10,000। तो यहाँ से उस पर्टिकुलर प्रॉफिट सेंटर का हम ईजिली प्रॉफिट कंप्यूट कर सकते हैं। तो इसमें शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू द कॉस्ट के कॉस्ट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट कंप्यूट करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर पहले किसी भी तरह का प्राइस डिटरमाइन नहीं होता है, लेकिन अगर हम एक यूनिट के प्रॉफिट को कंप्यूट करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि पूरी कंपनी की कॉस्ट कितनी है, पूरी कंपनी का प्रॉफिट कितना है, मतलब प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का कितना परसेंटेज है। ठीक है, वो हमने कंप्यूट कर लिया, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द कंपनी, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर यूनिट के साथ और फिर हम उसका पर्टिकुलर यूनिट का प्रॉफिट कंप्यूट कर सकते हैं।
मार्केट प्राइस के अंदर जो ट्रांसफरर यूनिट होगा, ट्रांसफरर यूनिट को मार्केट प्राइस के ऊपर गुड्स या सर्विसेज को सेल करेगा, गुड्स या सर्विसेज को ट्रांसफ़र करेगा, तो इसमें मार्केट प्राइस को कंसिडर किया जाता है। अब मार्केट प्राइस को कंसिडर करने को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मार्केट प्राइस आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर डिस्काउंट एंड अदर सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें मार्केट प्राइस को कंप्यूट करने के लिए देखो, अगर तो हम एक्चुअल में बाहर सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ डिस्काउंट वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ सेलिंग कॉस्ट भी हमारी आएगी। तो कितना हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा और कितनी हमारी सेलिंग कॉस्ट होगी, तो उसकी वजह से जो मार्केट प्राइस है उसको थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हम विद इन द यूनिट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सेल करते हैं तो हमें किसी भी तरह का प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के ऊपर एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना, हमें कोई सेल प्रमोशन नहीं करना है, हमें तो सिंपल सेल कर देना है। लेकिन अगर हम बाहर सेल करेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे सेलिंग एक्सपेंसेस को करना पड़ेगा, क्योंकि सेल करने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, प्रमोशनल टूल्स को हमें यूज़ करना होगा। इसका मतलब जब हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सेल करेंगे तो उस केस में हमारा प्राइस कंपैरेटिवली मार्केट प्राइस से कम होगा। ठीक है, वो हमें डिडक्ट करने पड़ेंगे वो सारे खर्चे अगर हम बाहर करते तो मार्केट प्राइस का डिटर्मिनेशन क्या होगा, जितना प्राइस मार्केट के अंदर प्रिवेलिंग है। लाइक अगर एक यूनिट का प्राइस 10 रुपये है, लेकिन उस 10 रुपये के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे भी हमने इंक्लूड करे हुए हैं, तो उन खर्चों को डिडक्ट करने के बाद ही हम प्राइस का कैलकुलेशन करते हैं। कॉस्ट प्लस ए नॉर्मल प्रॉफिट इफ़ मार्केट प्राइस इज़ नॉट प्रिवेलिंग। तो पहले केस में तो मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग था कि मार्केट प्राइस था तो हमने उस मार्केट प्राइस के ऊपर डिटरमाइन कर दिया। सेकंड केस हो सकता है कि अगर मार्केट प्राइस है ही नहीं तो फिर हम कैसे कंप्यूट करेंगे, तो इस केस में जितनी हमारी कॉस्ट आई है और प्लस उसमें हम ऐड कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, और इसके बेस पर हम मार्केट प्राइस का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। लास्ट केस है बिड्स कैन बी इन्वाइटेड फ्रॉम द मार्केट टू डिटरमाइन द मार्केट प्राइस। तो हम इसमें बिडिंग ऑप्शन भी ले सकते हैं कि हम बाहर से अलग अलग सेलर से बिड्स इनवाइट कर सकते हैं जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं, और इसमें से हम चूज़ कर सकते हैं जो भी बिडिंग जो प्राइस होगा। ठीक है, और डिटरमाइन करने के लिए काफ़ी हेल्प करती है मार्केट प्राइस को। तो ये मार्केट प्राइस के बेस पर है। तो मार्केट प्राइस के बेस पर तो प्रॉफिट सेंटर को भी एनालाइज करना इजी हो जाता है, क्योंकि हमने प्रॉफिट को कंसीडर किया है। तो एक जो यूनिट है दूसरे यूनिट को सिर्फ कॉस्ट पर ही गुड्स या सर्विसेज को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, हम मार्केट प्राइस को कंसीडर कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ये भी काफ़ी ईजी मेथड है, काफ़ी सिंपल मेथड है, और ये इसके ड्यूअल और टू वे प्राइस हम इसको कह सकते हैं। ड्यूअल और टू वे प्राइस की बात हो रही है। ड्यूअल मतलब टू वे प्राइस होगा, दोनों तरफ से प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। इस मेथड के अंदर जो ट्रांसफरिंग डिवीज़न है इस अलाउड टू गिव क्रेडिट एट वन प्राइस, कि अगर वो एक यूनिट से एक प्राइस के ऊपर वो सेल कर सकता है, और जो बाइंग डिवीज़न है वो अलग अलग प्राइस पर चार्ज कर सकता है। जो बाइंग डिवीज़न है उसको डिफरेंट प्राइस के ऊपर चार्ज किया जाता है। जैसे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक यूनिट एक पर्टिकुलर यूनिट से एक प्राइस पर भी ले सकता है और वो अलग अलग यूनिट को गुड्स या सर्विसेज को सेल कर रहा है, तो उस केस में वो अलग अलग प्राइस के बेस पर भी गुड्स या सर्विसेज को सेल कर सकता है। तो इसमें अलग अलग तरह के प्राइसेस का डिटर्मिनेशन होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये ड्यूअल और टू वे प्राइस होता है। ठीक है, तो ये इसके मेथड हैं। तो ये सारे मेथड हैं कि हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग का डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग का डिटर्मिनेशन हम कौन कौन से मेथड को ऑप्ट करके कर सकते हैं। तो इसमें हमने बेसिकली यही बात हो रही है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग का डिटर्मिनेशन करने के लिए हमें क्या सोचने की ज़रूरत है, कैसे हमने इसको एनालाइज करना है।
तो डिफरेंट कैटेगरीज में ट्रांसफ़र प्राइसिंग को डिवाइड किया गया है। तो मैंने आपको बताया कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग का डिटर्मिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसके कौन कौन से मेथड हैं, और एक बेस्ट और सूटेबल ट्रांसफ़र प्राइस का डिटर्मिनेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसफ़र प्राइसिंग। थैंक यू।